अमित शाह की कुर्सी बचाने में भाजपाई तंत्र पूरी तरीके से फेल हो गया है। और क्या मानसून सत्र खत्म होते ही गृह मंत्री की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खबर है कि एक तरफ मोदी कैबिनेट की मीटिंग में अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड पर चर्चा हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे गुजरात लॉबी ने अचानक से पलटी मारी है और एनडीए में भगदड़ मची है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे अमित शाह अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं, खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ठीक एक दिन पहले अमित शाह ने खुद मीडिया के सामने आकर विपक्ष को खुला चैलेंज किया और कहा कि मैं 3 बजे तक सदन में मौजूद रहूंगा, 24 घंटे तक नीट पेपर लीक और छात्र प्रदर्शन पर चर्चा होगी, सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे और विपक्ष जवाब सुनने के लिए तैयार रहे। इतना ही नहीं, अमित शाह की तरफ से एक कदम आगे बढ़ के बाकायदा स्पीकर ओम बिरला को लेटर दिया गया और चर्चा की डिमांड की गई है। आपको बता दें कि मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्पीकर बिरला तक अमित शाह की सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ अमित शाह हैं कि चर्चा के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सदन का सत्र स्थगित कर दिया गया है। ठीक एक दिन पहले अमित शाह सदन में नहीं आए और सदन स्थगित हुआ और आज के दिन जो हुआ है वो तो इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है और मोदी शाह की जबरदस्त फजीयत हो रही है। मतलब कि मात्र 4 मिनट में मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई तमाम दिग्गज नेता आज मानसून सत्र के आखिरी दिन जब सदन में पहुंचे तो लगने लगा कि अब तो जबरदस्त बहस होने वाली है, लेकिन पूरा का पूरा खेल फिसड्डी साबित हुआ है। आपको बता दें कि पहले तो वंदे मातरम गाया गया, उसके बाद तत्काल प्रभाव से स्पीकर बिरला सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करके भाग खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह कितने डरपोक साबित हुए हैं। मतलब कि 1952 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे सत्र के लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन के सत्र की कार्रवाई में शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। खेल समझिए, भाजपाई मंत्री तो गृह मंत्री अमित शाह को डिफेंड करने के लिए कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोली चलाई गई, लेकिन देश का गृह मंत्री ये सदन में खड़ा होकर नहीं कह सकता कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोली चली है, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोली चलाई गई है तो गृह मंत्री क्या कर रहा था, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। आपको बता दें कि पहले तो ये लोग कह रहे थे कि कोई गोली नहीं चली, कोई पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, विपक्ष झूठ फैला रहा है, लेकिन अब तो मोदी सरकार की रिपोर्ट कहती है कि गोली चलाई गई है। आरटीआई की रिपोर्ट में बकायदा खुलासा हुआ है कि 10 से ज्यादा छात्र पैलेट गन से घायल हुए हैं। फिलहाल एक तरफ जहां रिपोर्ट लीक हुई है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष को चैलेंज करने और सदन में आने की धमकी देने के बावजूद सदन की कार्रवाई में नहीं आ पाए। एक तरफ अमित शाह की सदन में आने में हालत खराब है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि अब तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि अगर अमित शाह ने आदेश नहीं दिए हैं तब भी वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई। क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है। आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। जो राहुल गांधी ने कहा वही कुछ अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने बाकायदा नियम का हवाला देते हुए कहा है कि गृह मंत्री के आदेश के बिना दिल्ली पुलिस और आरएएफ गोली नहीं चला सकती है। जाहिर सी बात है कि अमित शाह के आदेश पर गोली चली है, ऐसे हालातों में गृह मंत्री
भी दोषी है। और अगर गृह मंत्री को नहीं पता है फिर भी गोली चल गई है तो गृह मंत्री अयोग्य है। मतलब कि दोनों ही सूरतों में अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल अब अमित शाह अयोग्य हैं या फिर कि दोषी हैं, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि जब गृह मंत्री सदन में ही नहीं आएगा, सदन की कार्रवाई में ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो देश को क्या जवाब मिलेगा आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री की हालत पहली बार इतनी खराब है। अमित शाह पहली बार बैकफुट पर आए हैं। मोदी सरकार अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। धर्मेंद्र प्रधान का जब से इस्तीफा हुआ है तब से गुजरात लॉबी की हालत खराब दिखाई दे रही है। आप अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी चंद्रबाबू नायडू ने तो पहले ही जेनजी आंदोलन को खुलकर सपोर्ट कर दिया था। उसके बाद मार्गदर्शक मंडल से मुरली मनोहर जोशी भी बोले और उन्होंने भी जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी पर लाठीचार्ज हुआ इसका पुरजोर विरोध किया। इसके बाद मोहन भागवत का भी बयान निकलकर सामने आया। मोहन भागवत ने तो जेनजीज को इतना सपोर्ट किया कि यहां तक कह दिया कि ये कोई देश विरोधी नहीं, ये तो हमसे बड़े देशभक्त हैं। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि जो कल तक चुप थे आज खुलकर मैदान में सबके सामने आ गए हैं। सिर्फ विपक्ष ने नहीं बल्कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस में भी अंदरूनी कलह अब अपने चरम पर दिखाई दे रही है। फिलहाल इसीलिए अमित शाह सदन को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। अमित शाह सदन में जवाब तो देने वाले थे, लेकिन खुफिया रिपोर्ट लीक होने के बाद से अमित शाह को लगा कि अब बोला तो इस्तीफा हो सकता है, कुर्सी को खतरा हो सकता है। फिलहाल मोदी ने इस बार तो अमित शाह को बचा लिया है, लेकिन क्या सदन में नहीं आकर अमित शाह अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे? आपको बता दें कि आज सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है और आज ही के दिन अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य के साथ मीटिंग की है और जेनजी मिशन बनाया है जो कि 2027 विधानसभा चुनावों के लिए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल जैसे हालात हैं ऐसे हालातों में क्या जेनजीज के आगे मोदी सरकार टिक पाएगी और क्या इस बार के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2029 में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? जिस तरीके से मोदी शाह सदन से गायब हुए हैं, क्या अब वो सत्ता से भी गायब होने वाले हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।